हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व ट्रेसिंग। ये बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया चैप्टर है कर्व ट्रेसिंग, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगुलर पॉइंट के बारे में बात किया था। सिंगुलर पॉइंट को हमने 2 लेक्चर में एंड किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग में आपको 3-4 चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए, जो कर्व होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, मेनली 2 तरह का होता है। मतलब कि कर्व की जो हम इक्वेशन जानते हैं वो 2 तरीके जानते हैं। पहला होता है कार्टेशियन इक्वेशन, जो कि एक्स एंड वाई के फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है पोलर इक्वेशन, जो कि आर और थीटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमको दिया गया है तो उस कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, इसका अलग नियम है। और पोलर इक्वेशन अगर हमको दिया गया है, यानी कि पोलर कर्व को अगर हमको ट्रेस करना है तो उसका अलग नियम है। यानी कि कर्व को ट्रेस करने के 2 नियम है, एक कार्टेशियन कर्व का और एक पोलर कर्व का। तो कर्व को ट्रेस करने के लिए हमको 2 नियम पढ़ने हैं। ठीक है, पहला कार्टेशियन कर्व का और दूसरा पोलर कर्व का। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले कार्टेशियन कर्व को समझेंगे और फिर पोलर कर्व को समझेंगे कि कैसे हम ट्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बताते हैं कि ट्रेस क्या होता है, मतलब कर्व को ट्रेस करने का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग ट्रैक जानते होंगे कि किसी की लोकेशन ट्रैक करना, जैसे मूवी वगैरह में होती है, भैया आतंकवादी भागा गोली मार के, कहेंगे कि उसकी लोकेशन ट्रैक कीजिए, उसका फ़ोन नंबर को ट्रैक कीजिए। तो ट्रैक का मतलब होता है कि डिटेल निकालिए, उसके बारे में डिटेल निकालिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। कर्व को ट्रेस करने का मतलब क्या है कि कर्व के बारे में डिटेल निकालिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमको कर्व के बारे में काफ़ी डिटेल्स निकालनी होती हैं, उसी को हम बोलते हैं कर्व ट्रेसिंग। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि हमको ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व में हमको क्या क्या निकालना है, कर्व के बारे में कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। तो इसमें हमको जो सबसे पहली चीज़ निकालनी होगी वो होगी सिमेट्री। मतलब हम कर्व की सिमेट्री चेक करेंगे कि सिमेट्री होती है क्या, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। दूसरा क्या चेक करेंगे हम कि कर्व ये हमारा ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं। ओरिजिन से जा रहा है, अगर ओरिजिन से जा रहा है तो उस ओरिजिन का नेचर क्या है। जैसा कि हमने आपको सिंगुलर पॉइंट में बताया था कि किसी कर्व पर जो ओरिजिन होता है उसका हम नेचर कैसे निकालते हैं, कि मतलब नोड है, कस्प है, कंजुगेट पॉइंट है, तो हमको उसको कैसे निकालते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तीसरी चीज क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ एक्सिस। मतलब जो कर्व जा रहा है वो एक्सिस से, जैसे ये कोई कर्व जा रहा है तो ये एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। जैसा कि ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो वैसे हमको पॉइंट निकालना होगा कि ये जो कर्व जा रहा है ये एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। चौथी चीज जो आती है वो होती है एसिम्पटोट्स। हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं इस कर्व से होकर जाने वाला। 5वां चीज होता है रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है कि इस कर्व का विस्तार कितना है। अगर आप इस कर्व की बात करें तो देखिए, एक्स एक्सिस पर अगर विस्तार की बात करें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये होता है रेंज, मतलब कि रीजन होता है कर्व का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। और जो 6वीं चीज आती है वो होती है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो स्पेशल पॉइंट होता है वो होता है कि कर्व किस बिंदु पर इंक्रीज कर रहा है, कर्व किस बिंदु पर डिक्रीज कर रहा है। तो ये होते हैं स्पेशल पॉइंट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप 6 चीजें समझेंगे, और अगर 6 चीजें आप निकाल ले गए तो समझिए आप कार्टेशियन कर्व को ट्रेस कर लिए। बात समझ में आई। हालांकि इस टाइम पे आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ट्रेस द कर्व, ये आपसे पहले पूछा जाता था जब आपको थ्योरेटिकल लिखना होता था। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ये सारी चीजें एक साथ निकालने को नहीं देगा। आपको ऐसे पूछ लेगा, कर्व की क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, या फिर पूछ लेगा एक कर्व की क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा ये कर्व ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं। अगर इस कर्व ओरिजिन से जा रहा है तो बोल देगा ये कर्व पर ओरिजिन का नेचर क्या है। ये सब ऐसी सारी चीजें ये पूछता है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि इसको ट्रेस कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है, किसी कर्व को हम सिमेट्रिकल कैसे चेक करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारा सिमेट्री ऑफ कर्व। हम किसी कर्व की सिमेट्री को कैसे चेक करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हमको तो ये जानना जरूरी होगा कि सिमेट्रिकल होता क्या है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है। आप इसको ध्यान से यहां से समझेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कोई कर्व है। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, एक कर्व है। तो भैया ये कर्व सिमेट्रिकल कब कहलाएगा, ये कर्व सिमेट्रिकल कब कहलाएगा। तो देखिए, सिमेट्रिकल कहलाने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस कर्व को हम किसी एक्सिस के सापेक्ष मोड़ें, किसी एक्सिस का मतलब मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है,
ठीक है, किसी ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो हम इस एक्स एक्सिस के सापेक्ष इस कर्व को क्या करेंगे, मोड़ेंगे। मोड़ेंगे का मतलब क्या हुआ कि इस कर्व पे उधर जो पोर्शन है उसको हम यहीं से मोड़ देंगे। अगर इस कर्व को ये पूरी तरीके से ढक लेगा तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा, अगर नहीं ढकेगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा। जैसे ये कर्व है, इसी को हम उठा के ऐसे मोड़ दें, इसी को उठा के हम ऐसे मोड़ दें, तो देखिए ये इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। थोड़ा मतलब हमारा फिगर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया है, बाकी ये पूरी तरीके से ढक लेगा। तो यानी ये कर्व कैसा कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिकल कहलाएगा। और वे सिमेट्रिकल किस लाइन के सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। अगर हम वहीं पर बात करें इस कर्व की, अब देखिए थोड़ा ये कर्व है मान लेते हैं, अब इस कर्व की अगर हम बात करें तो ये वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल कहलाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से ऐसे इसको मोड़ दें तो ये इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी ये वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल कहलाएगा। तो ये होती है सिमेट्री। अब बात आती है कि हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आपको 2-3 स्टेप बताते हैं, 2-3 पॉइंट्स लिखाते हैं, आप उसको नोट करते चलिएगा और आप वहां से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा, अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा तो उस कर्व की इक्वेशन में जो y होगी उसकी पावर सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमको एक कर्व की इक्वेशन दी गई है। अगर इस कर्व की इक्वेशन से हमको पता लगाना है कि ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है या फिर वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पर अगर आपको x की पावर इवन दिख रही है, एक्स की पावर देखिए यहाँ पर सम है लेकिन यहाँ पर विषम है, यानी कि ये वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं होगा। ऐसे आपको अंदाजा लगाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे अगर इस कर्व की देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर x की पावर 2 है लेकिन x की पावर यहाँ पर 1 है, यानी सारे पावर इवन नहीं है, सारे पावर इवन नहीं है, यानी ये y के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब अगर हम y की पावर देखेंगे, y की पावर भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी y की पावर भी इवन नहीं है, यानी ये x एक्सिस के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आई। ऐसे हम इसको चेक करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है पैराबोला का इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पर हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर y की पावर देखेंगे पहले आप लोग, ठीक है, y की पावर इवन है, जहां कहीं भी y दिख रहा है मतलब यही एक जगह पे दिख रहा है तो इसकी पावर इवन है, सम संख्या है, यानी ये x एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अब अगर x की पावर देखें तो x की पावर क्या है, इवन नहीं है, यानी ये y के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं होगा। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये x एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है बट y एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे हम चेक करते हैं। तो हमने 2 पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर x की पावर सारी इवन है तो y के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा, अगर y की पावर सारी इवन है तो x के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा। इतनी चीज समझ में आई। चलिए हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में देखिए ये तो x एक्सिस और y एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल हमने आपको बताया। अब तीसरी चीज क्या होती है कि y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है, आप लोग जानते होंगे y इज इक्वल टू एक्स, आपको शायद दिख नहीं रहा, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है। क्या होती है, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ये जो लाइन होती है ये होती है y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन जो होती है y इज इक्वल टू एक्स होती है ये लाइन। बात समझ में आई। तो कोई कर्व इस लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल कब होगा, इस लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल कब होगा, ये कैसे पता करेंगे हम। तो देखिए अगर आपको ये पता करना है कि इस लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए आपको दोनों देखने होंगे। दोनों का मतलब अगर आपको x इज इक्वल टू वाई कर देना है, मतलब x की जगह पर y कर देना है और y की जगह पे x कर देना है, अगर दोनों को बदलने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो ये इस लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पे y कर दें और y की जगह पे x कर दें तो क्या होगा, इसकी जगह पे हम y कर देते हैं, इसकी जगह पे x कर देते हैं, कोई चेंज हुआ कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो होगा हमारा इस लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल कहलाएगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अगर हम इसको इसके सापेक्ष मोड़ें तो ये हमारा पूरी तरीके से इधर आके ढक लेगा। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। इतनी चीज समझ में आई आपको कि मतलब अगर आपको x की पावर इवन दिख रही है तो y के सापेक्ष होगा, अगर y की पावर इवन दिख रही है तो x के सापेक्ष होगा। इसके अलावा अगर आपको अगर आप x और y को इंटरचेंज कर देते हो, एक दूसरे से चेंज कर देते हो, तो फिर अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिकल होगा।
3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट हमने आपको बता दिए। चलिए अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा ओरिजिन। दूसरा पॉइंट जो है वो है ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओरिजिन और टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि हमको जो कर्व की मान लेते हैं, हमको ये कर्व की इक्वेशन की बने x² + y² + 2xy + 3x + 2y इज इक्वल टू 0। ये हमको एक कर्व की इक्वेशन दी गई है। अब ये कर्व जो दिया गया है हमको, ये ओरिजिन से होके जा रहा है कि नहीं, हमको यही पता करना है। ठीक है, तो भैया अगर ये कर्व ओरिजिन से होके जा रहा है तो ये ओरिजिन इस कर्व को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि 0.0,0 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो चलिए हम इसको रख देते हैं। अगर सेटिस्फाइड हुआ तो समझ लीजिए कि ये ओरिजिन से होकर जा रहा है, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0, 0 0 0 0, यानी 0 बराबर 0 आ जाएगा। यानी ये कर्व जो है ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर जा रहा है। ये तो क्लियर हो गया। अब इस कर्व पे जो ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन है, इसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब कि जो मूल बिंदु है ये नोड होगा, कस्प होगा या फिर कंजुगेट पॉइंट होगा। ये कैसे चेक करेंगे अब हम लोग। देखिए सिंगुलर पॉइंट में हमने आपको बताया था कि नोड क्या होता है, कस्प क्या होता है, कंजुगेट पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट वाले चैप्टर में, यानी इसके पहले चैप्टर में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे नोड हम निकालते हैं, कैसे कस्प निकालते हैं, कैसे कंजुगेट पॉइंट पहचानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पहचानने का भी तरीका हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि कैसे हम पहचानेंगे किसी कर्व पे मूल बिंदु की हम नेचर कैसे चेक करते हैं। हमने इसको पिछले वीडियो में बताया था। वहां पे हमने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि कोई पॉइंट अगर h, k हमको दिया गया है, ठीक है, कोई पॉइंट अगर हमको किसी कर्व पर दिया गया है f(x, y), ये कोई कर्व है और ये पॉइंट इस कर्व पे है, तो इस पॉइंट का नेचर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन आज हम मूल बिंदु का नेचर पता करना है तो हम कुछ आपको डिफरेंट तरीका बताते हैं, कुछ अलग, जो कि और भी आसान हो। ठीक है, तो देखिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 0,0। तो पहले तो हम इस 0,0 से होकर जाने वाला टेंजेंट निकालेंगे। इस कर्व पे 0,0 से होकर जाने वाला टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करते हैं हम, 3x + 2y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो यहाँ पे सबसे कम घात वाली पावर होगी उसी को हम 0 कर देंगे। ठीक है, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म्स को हम 0 कर देते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म का मतलब क्या हुआ, जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर हमको x और y की पावर सबसे कम दिख रही है, यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1 2 हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। यानी 3x + 2y इज इक्वल टू 0 हम यही ले लेते हैं। बात समझ में आई, यानी हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। और जब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर हमारे टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। ये हम आपको केवल मतलब एक फार्मूला, मतलब आपको एक एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई भी नोड या कस्प नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कर्व लिया है भैया, ये जो कर्व लिया है इसमें सिंगुलर पॉइंट संभव ही नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का डबल पॉइंट होगा ही नहीं। तो यानी इस कर्व में तो हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आई है वो केवल एक इक्वेशन आई है, जबकि यहाँ पर एक से अधिक इक्वेशन आने चाहिए। तो हम थोड़ा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिस पर नोड और कस्प, जिस पर सिंगुलर पॉइंट यानी डबल पॉइंट संभव हो। जैसे हम एक कर्व की इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको कोई कर्व दिया गया है x³ - x² + y² + xy² इज इक्वल टू 0। हमको ये कर्व दिया गया है और हमसे अगर पूछे कि इस कर्व पे कोई मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु का नेचर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कर्व का जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा, जैसे इसकी डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, यानी लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो है y² - x²। ये लोएस्ट डिग्री टर्म है। तो आपको क्या करना होगा कि इस लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या कर देना होगा, 0 के बराबर कर देना होगा, यानी y² - x² इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, अब जब इसको आप 0 कर दोगे तो आपको यहां से जो सॉल्व करके आपको इक्वेशन आएगा वो होगा टेंजेंट का इक्वेशन। कैसे, हम अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा y - x, y + x इज इक्वल टू 0, यानी एक आ गया हमारा y इज इक्वल टू x, इसको अगर 0 के बराबर करेंगे एक आ जाएगा y इज इक्वल टू -x। तो हमको दो इक्वेशन मिल गई टेंजेंट की, एक ये और एक ये। अगर दो इक्वेशन टेंजेंट की मिल गई, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन जो टेंजेंट की मिली हैं इसी से हम पता करेंगे कि ये नोड है या फिर कस्प या फिर कंजुगेट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हम आपको 3 कंडीशन बताते हैं जिनकी मदद से आप नोड, कस्प और कंजुगेट पॉइंट पहचान सकते हैं।
जैसे आपको दो इक्वेशन मिली है, एक y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर दोनों इक्वेशन अगर दोनों इक्वेशन रियल हों और डिफरेंट हों, तो देखिए रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट हम मूल बिंदु जो लिए थे वो हमारा नोड हो जाएगा। और अगर यही दोनों इक्वेशन रियल आता और सेम आता, रियल मतलब ये रियल है और सेम भी आते, तो वो हमारा क्या कहलाता, कस्प कहलाता। इसके अलावा अगर यही इक्वेशन हमारा रियल नहीं आता, रियल नहीं आने का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम रियल मतलब उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आता है इक्वेशन में तो उसको हम क्या बोल देते, कॉन्जुगेट पॉइंट। बात समझ में आई? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे और फिर आप इसको थोड़ा पहचानने का तरीका ये थोड़ा अलग होता है। हालांकि अगर आप सिंगुलर पॉइंट पढ़े हैं अपने आप से तो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बात समझ में आई? तो ये हुआ ओरिजिन का हम नेचर कैसे पता करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो हम उस ओरिजिन से होकर जाने वाला टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट निकालने के लिए आपको इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा इसको जीरो कर देंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करने पे आपको जो दो इक्वेशन या दो से अधिक इक्वेशन जो मिलेगा वो टेंजेंट होगा, वही इक्वेशन टेंजेंट होगी आपके। अगर टेंजेंट दोनों सेम आता है और रियल आता है तो हमारा कस्प कहलाएगा। अगर रियल आता है और डिफरेंट आता है तो हमारा नोड कहलाएगा। इसके अलावा अगर इमेजिनरी आता है तो हमारा कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आई? तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट कि हम ओरिजिन का नेचर कैसे चेक करेंगे, ओरिजिन की उपस्थिति कैसे पता लगाएंगे कि इस कर्व पे ओरिजिन है कि नहीं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब हमको तीसरे पॉइंट में क्या समझना है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद एक्सिस कैसे निकालेंगे। मतलब जो कर्व इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है उसका पॉइंट क्या होगा। चलिए अब हम इस पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हमने यहां पर तीसरी हेडिंग जो डाली है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस से किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो देखिए इसका निकालने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना होगा, एक बार x इक्वल टू जीरो करना होगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी। एक बार y इक्वल टू जीरो करना है तो x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो यही जो वैल्यू निकल कर आएंगी यही हमारे पॉइंट हो जाएंगे। कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हमको एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमको एक सर्कल का इक्वेशन दी गई है। तो हमको क्या करना है कि इस कर्व में एक बार x इक्वल टू जीरो रखना है तो y की वैल्यू निकालेंगे और एक बार y इक्वल टू जीरो रखना है और x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देखिए जब हम इसमें x की वैल्यू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो आ जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी y इक्वल टू ए आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा भैया, y इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमारा अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये दो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई, यानी कि प्लस माइनस ए कामा प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे, हम आपको समझाते हैं। जैसे ये कोई कर्व है और ये जो कर्व की जो हम सर्कल के इक्वेशन लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि अब ये कट कहां पर कर रहा है, तो देखिए प्लस माइनस ए लिखा हुआ है एक्स पर, प्लस माइनस ए यानी प्लस ए इधर होगा माइनस ए इधर होगा, वाई पर प्लस माइनस ए यानी प्लस ए इधर होगा माइनस ए इधर होगा। तो आपको हमने बताया कि ये कहां पर कट कर रही हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आपको आ गई होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या कि हम कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी कर्व का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको एक बार एक्स की वैल्यू जीरो रखनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है और एक बार y की वैल्यू जीरो रख के x की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई? चलिए अब हम चौथी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा एसिम्पटोट्स। क्या है? एसिम्पटोट्स। चलिए पहले हम तो हेडिंग डालते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं भैया? एसिम्पटोट्स होता क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए जो एसिम्पटोट होता है वो किसी कर्व का एक ऐसा टेंजेंट होता है जो कि उसको टच नहीं करता है। एक ऐसा टेंजेंट होता है जो कि उसको टच नहीं करता है, लेकिन ये लगता है कि ये अनंत पे जाके इसको टच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को अनंत पर जाके टच करता है वही हमारा एसिम्पटोट्स कहलाता है। बात समझ में आई? अब किसी कर्व पर एसिम्पटोट्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बात ये आती है। तो यही हमको यहाँ पर निकालना है कि किसी कर्व पे हम एसिम्पटोट्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एसिम्पटोट्स के बारे में एक और चीज आपको जानना जरूरी है कि जो एसिम्पटोट्स होता है वो किसी कर्व का लिमिटिंग लाइन होती है। लिमिटिंग लाइन का मतलब वो उसकी सीमा को बताता है कि ये कर्व की
सीमा कितनी है, इस कर्व के आगे नहीं जाएगा। मतलब जैसे ये कोई कर्व खींचा गया, अब अगर हम इस पर कोई एसिम्प्टोट्स खींच देते हैं ऐसे, तो ये निश्चित होगा कि ये जो कर्व है इस लाइन के इधर नहीं आएगा, इस लाइन के इधर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी इस कर्व की लिमिट बताता है ये एसिम्प्टोट्स। बात समझ में आई? अब एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको हम 2 पॉइंट बताते हैं, आप नोट करते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी कर्व की इक्वेशन दी गई है, मान लेते हैं f(x, y) किसी कर्व की इक्वेशन दी गई है, और अगर उस कर्व के आपको x एक्सिस के सापेक्ष एसिम्प्टोट्स निकालना है, जैसे ये x होता है, ये y होता है, तो किसी कर्व के 2 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, एक तो भैया x एक्सिस के सापेक्ष और एक y एक्सिस के सापेक्ष, और एक कोई लाइन हो सकती है। तो अगर हम उस कर्व के x एक्सिस के सापेक्ष एसिम्प्टोट्स निकालना चाहते हैं, तो उस कर्व का जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर कर देंगे। जैसे अगर 3ax³ ये x की हाईएस्ट पावर है किसी कर्व में, तो हम 3a के बराबर 0 कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। इसके अलावा अगर हमको y एक्सिस के सापेक्ष, y एक्सिस के समांतर पैरेलल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालनी है, तो सेम वही काम हमको y में कर देना है, यानी कि हमको y की पावर, हाईएस्ट पावर को हमको 0 के बराबर कर देना है, यानी 3a बराबर 0 कर देना है। तो ये जो हमारा आएगा ये होगा हमारा y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। अभी आपको थोड़ा हवा लग रहा होगा, अभी आपको थोड़ा ये समझ में कम आ रहा होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम कर्व को ट्रेस करके आपको सारी चीजें निकाल के बताएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट बताया, एक x एक्सिस के सापेक्ष आप एसिम्प्टोट्स कैसे निकालोगे, और दूसरा y एक्सिस के पैरेलल आप एसिम्प्टोट्स कैसे निकालोगे। बात समझ में आई? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। कर्व ट्रेसिंग के आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 पॉइंट्स बताए। पहले पॉइंट में बताया कि किसी कर्व की सिमेट्री को कैसे चेक करते हैं, और दूसरे पॉइंट में बताया कि किसी कर्व पे हम ओरिजिन होने का पता कैसे लगाते हैं, कि कोई कर्व ओरिजिन से होकर जा रहा है कि नहीं, और इसके अलावा उस ओरिजिन का नेचर भी हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। और तीसरा पॉइंट बताया कि किसी कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालेंगे, ये भी हमने आपको बताया। और चौथा यानी लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि किसी कर्व के एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जो 2 पॉइंट बचे हैं उनका आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो दोनों पॉइंट्स को बताएंगे, और उसके साथ साथ कर्व ट्रेसिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।